हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूं केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट चार्ट। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम को बहुत ही इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हम कितने पॉइंट्स के अंदर इसको रिवाइज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन 24 एग्जैक्ट पॉइंट्स, मतलब कि 24 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में आने चाहिए। तो अगर ये 24 कॉन्सेप्ट्स तुमको एकदम क्लियर है तो तुमसे इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा जब कॉन्सेप्ट चार्ट शुरू करती हूं तो आई ऑलवेज से दैट ये एक कॉन्सेप्ट चार्ट है जिसके अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगी, बट अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली यू कैन सी द वन शॉट लेक्चर। तो ये आपके एक क्विक रिविजन के लिए होता है, एक क्विक कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के लिए ये कॉन्सेप्ट चार्ट बनाया जाता है। सो डेफिनेटली एंड तक इसे जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। बस एक बार मुझे देख लेने दो, आवाज एकदम क्लियर आ रही होनी चाहिए। यस, आवाज एकदम क्लियर है। तो अब हम अपना ये जो सेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट आपके सामने आएगा दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि रिएक्शंस कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो आपके जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वो मेजरली दो टाइप के आपके रिएक्शंस हो सकते हैं। एक आपका रिवर्सिबल हो सकता है बेटा, एक तो आपकी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, एंड दूसरी आपकी इररिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों के का मतलब भी समझा देती हूं तुम्हें। अगर हम इररिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे अगर मैंने बोला कि ए से बी बनता है तो वापस से बी से ए नहीं बन सकता। एक बार ए से बी बन गया तो बस वो बन गया, उसके बाद में वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। दैट इज योर इररिवर्सिबल रिएक्शन। वहीं पे अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब होता है कि मान लो आपने ए से बी बनाया, ठीक है, बी से वापस भी ए बनना शुरू हो जाता है। मतलब शुरू में ए से बी बनेगा, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, फिर जब थोड़ा प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बनना शुरू हो जाता है। तो दैट इज नोन एज योर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब क्योंकि हम इक्विलिब्रियम चैप्टर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हम मेजरली जो बात करते हैं वो हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों के अंदर आपकी रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये पहला पार्ट है। अब हम थोड़े थोड़े इनके बारे में और चीजें सीख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं और कहां पर इररिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो पहले हम इररिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं, जब रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनता है और कुछ नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड कांट बी रिवर्स्ड, ऐसी रिएक्शंस जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दे गेट कंप्लीटेड इन अ सिंगल डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन के अंदर वो कंप्लीट होंगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स कांट फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन, फिर से वही वाली बात है कि प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। दीज टेक प्लेस इन इंपॉर्टेंट कंटेनर एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये ओपन कंटेनर के अंदर होती है। अब मान लो आपका कंटेनर ऐसे है, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देती हूं तुम्हें ऐसा क्यों होता है। मान लो बेटा ए से ओपन कंटेनर है, ए से बना बी प्लस सी, ये आपके बी और सी बन गए। ठीक है, मान लो सी आपका गैस है। अब जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, बी भी बनेगा सी भी बनेगा, सी गैस है, ओपन कंटेनर है, तो वो बाहर चला जाएगा। अब अगर सी बाहर चला गया तो बी और सी मिलके वापस से ए नहीं बना पाएंगे, इसका मतलब है ए नहीं बन पाएगा। अगर ये क्लोज्ड कंटेनर होता तो फिर मैम बी सी कहीं बाहर नहीं जाता, और अगर वो बाहर नहीं जाता तो बी और सी मिलकर वापस से ए बना सकते थे। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कभी भी कोई रिएक्शन ओपन वेसल के अंदर हो रही होती है तो इट इज ऑलवेज अ irreversible reaction. It will always be a irreversible reaction. ठीक है, now let's move forward to the reversible reactions. अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शंस व्हिच कैन प्रोसीड इन, ऐसी रिएक्शंस जो दोनों साइड हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। दे नेवर गेट कंप्लीटेड इन अ रिएक्शन बट अटेन द इक्विलिब्रियम। ये बात बिल्कुल सही है, ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। कंप्लीट होने का मतलब होता है सारा का सारा प्रोडक्ट बन जाए, रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल कंप्लीट हो सकती है, रिवर्सिबल नहीं हो सकती। प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, these
टेक प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर। ये जो होती हैं ये आपके क्लोज्ड कंटेनर के अंदर टेक प्लेस करती हैं। द कॉन्सेप्ट इज अगेन द सेम। आपको पता है कि मान लो आपके पास में कंटेनर है, ए से B प्लस सी बना, C गैस है। अब C अगर गैस बन के बाहर भी जाएगा तो कहां जाएगा, कंटेनर तो क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड है तो फिर B और C आपस में मिलके वापस से AB बना सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये जो रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा क्लोज कंटेनर में होती है। तो अगर आपसे कोई बोले कि रिएक्शन जो है वो एक क्लोज कंटेनर में हो सकती है, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। वेरी गुड, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मैंने तुम्हें जैसे बोला कि भाई इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए तुम्हें रिवर्सिबल रिएक्शंस का होना तुम्हारे पास जरूरी है। अगर तुम्हारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस है सिर्फ तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, ए जो है वो भाई आगे जाएगा और बी बनाएगा, मतलब ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और फॉरवर्ड रिएक्शन का मैंने आरएफ जो है उसको बोल दिया इट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। तो आरएफ इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब कुछ बी बन जाएगा, उसके बाद में बी वापस से ए बी तो बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं आर ऑफ बी, दैट इज योर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है। इक्विलिब्रियम पे होने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब है दैट सिर्फ वो पॉइंट जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल होगा, वो पॉइंट जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल होगा, उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे दैट इट इज द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, तो ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस आर नॉट एट इक्विलिब्रियम, ऑल रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम आर एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले तो यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस। ठीक है, यस। तो चलो अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के देखते हैं कि अगर रेट दिया हो तो ग्राफ कैसे बनता है। डन, यस। थर्ड पॉइंट, अब मुझे रेट समझ में आ गया, मुझे ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब मुझे ये जानना है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन का, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, मान लो ये आपका रेट है और ये आपका टाइम है। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सोचना है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में रिएक्टेंट है और तुमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, शुरू में तुम्हारे पास देखो, जब तुम कभी भी तुम्हारे पास में ऐसे बहुत सारे पैसे होंगे मान लो, ठीक है, तो तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे तुम उतना ज्यादा खर्चा करोगे। फिर जैसे जैसे पैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ खर्चा भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो अब खुद सोचो, शुरू में जब रिएक्शन होगा तो तुम्हारे पास रिएक्टेंट सबसे ज्यादा होगा। हाँ, अगर रिएक्टेंट सबसे ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा, है ना। हाँ, तो इसका मतलब है मैम आर फॉरवर्ड जो होगा वो शुरू में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होने लग जाएगा। ठीक है, अब तो मैं अगर इसका रेट बनाऊं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये मेरा फॉरवर्ड रेट होगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब मेरे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे बच जाएंगे तो मैं बहुत सोच समझ के खर्चा करूंगी, तो रिएक्टेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में नियरली कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दैट दिस इज फॉरवर्ड रेट, ये फॉरवर्ड रेट है। ठीक है, अब बात करते हैं बैकवर्ड रेट की। ठीक है, अब आपको खुद को इमेजिन करना है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना शुरू होगा, पहले थोड़ा सा बनेगा तो रेट थोड़ा सा होगा, फिर और ज्यादा बनेगा तो और ज्यादा रेट होगा, फिर और ज्यादा रेट बनेगा तो और ज्यादा रेट होगा। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो ये धीरे धीरे इसकी अमाउंट बढ़ रही है। मतलब मैम बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होती है और एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है और एक पॉइंट पे जाके ऐसे कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये क्या होता है आपका आर बैकवर्ड। अगर आप ध्यान से देखो
तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पे आपका फॉरवर्ड रेट जो है वो आपके बैकवर्ड रेट के बराबर है, और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम अगर हम रेट की रिस्पेक्ट में देखें तो फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रेट विल बी इक्वल टू बैकवर्ड रेट। इसको देखो अच्छे से एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलें आगे, यहां तक क्लियर है, परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रही हूँ, अभी मैं इसी चीज को आगे फर्दर यूज करने वाली हूँ, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट इज योर ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन की रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना रहे हो तो कहानी थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, अब इसके लिए मैं कुछ चीजें जनरलाइज कर रही हूँ तुम लोगों के लिए। मैं ये वाली लाइन जो है वो हमेशा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के लिए बनाऊंगी, और ये वाली लाइन जो है वो मैं हमेशा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के लिए बनाऊंगी। ठीक है, तुम सबको पता है, फिर से मैम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो ये आर फॉरवर्ड होगा और ये मेरा आर बैकवर्ड ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें इस बार रेट की रिस्पेक्ट में नहीं बात करनी, कॉन्सेंट्रेशन की रिस्पेक्ट में बात करनी है। ठीक है, तो अगर हम प्लॉट बनाएंगे तो ऐसे हमें 3 प्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, तो गिव मी 1 सेकेंड। कैसे सिलेक्ट करते हैं, मैं तो भूल ही गई। अरे क्या करते थे यार, मैं इसको डुप्लीकेट कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती क्या? नहीं, मुझे बनाने ही पड़ेंगे फिर तो ये। ठीक है, अब देखो, ब्लू है हमारे लिए रिएक्टेंट। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, मान लो यहां पर टाइम आ जाएगा, सिमिलरली यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहां पर भी टाइम होगा, और ये भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की हो सकती है, और ये आपका टाइम होगा। ठीक है, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट में तुम्हें बता रही हूँ। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो तुम इमेजिन करो टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगी ऑब्वियसली मैम, तो टाइम के साथ मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम ही होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी, और यहाँ पे भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। फिर हमारे पास में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, जिसको हम येलो से करेंगे। अब प्रोडक्ट धीरे 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 बनना शुरू होगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो मैम मान लो प्रोडक्ट धीरे 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 बनना शुरू हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैम प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना शुरू हुआ और ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब मैम मान लो यहाँ पे ये धीरे धीरे बनना शुरू हुआ और ये ऐसे जाके कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे कुछ तो आपको दिखेगा कि ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। अब कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जा रही है, इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ठीक है मैम, ये तो हमें आता भी था, क्लियर है। बट ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगता है मेरे बेटे, यहां पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, जहां पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है वो आपका इक्विलिब्रियम है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो बिल्कुल सही है, दैट रेट इक्वल ही होने चाहिए, रेट ऊपर नीचे नहीं हो सकते, रेट कांस्टेंट नहीं हो सकते, रेट शुड बी इक्वल। पर जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, पर कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम पे, मतलब चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम है एंड दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पे इक्वल होना जरूरी नहीं होता, कांस्टेंट होना जरूरी होता है, पर रेट के टाइम पे इक्वल होना जरूरी होता है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया।
एंड इसी के बाद में अब हम इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ सकते हैं। तो चलो अब इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज स्टेबल इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम एकदम स्टेबल होता है नेचर के अंदर। इफ एनी डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो इक्विलिब्रियम टेंड्स टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब मैं ये बात तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन ना अपने इक्विलिब्रियम पे सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब अगर तुम उसको खराब करने की कोशिश करोगे तो वो खराब तो हो जाएगी, पर वो वापस अपनी उसी स्टेट में आने की कोशिश करती है। इस चीज को हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें इसे यहां पे बता रही हूं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक बट क्वासी स्टैटिक इन नेचर। इन दोनों वर्ड्स का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए दैट दिस इज डायनेमिक बट क्वासी स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि दूर से देखने पे तुमको लगेगा कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, मैंने तुम्हें बोला ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो लेट अस से रिएक्टेंट 5 मोल है और प्रोडक्ट आपका 6 मोल है। दूर से देखने पे लगेगा कि रिएक्टेंट चेंज ही नहीं हो रहा, 5 मोल ही है, प्रोडक्ट चेंज ही नहीं हो रहा, 6 मोल ही है, चेंज ही नहीं हो रहा, तो हमें लगेगा दैट इट इज स्टैटिक। लेकिन इट इज नॉट स्टैटिक। एक्चुअल में सेम रेट के ऊपर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, और वो ऐसा चेंज है, डायनेमिक चेंज है, हो रहा है, लेकिन दूर से देखने पे आपको अमाउंट जो है वो कांस्टेंट दिखती है। सो इट इज डायनेमिक इन नेचर। और ऐसी स्टेट जो दूर से देखने पे स्टैटिक लगे बट एक्चुअल में स्टैटिक नहीं होती है, उसको क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Quantities of reactants and products remain constant once equilibrium is obtained. एक बार अगर आपने इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर लिया तो जो क्वांटिटीज होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो एकदम कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर एंड्स। आप इक्विलिब्रियम दोनों साइड से, किसी भी साइड से शुरू कर दो, रिएक्टेंट वाली साइड से शुरू कर दो, भले ही प्रोडक्ट वाली साइड से, हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन हो ही जाएगा, ठीक है। एंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। जब भी हम सॉलिड और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, सॉल्यूशंस में तुमने देखा होगा जब तुम उनको मिक्स करते हो तो उसमें भी एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे बोली हुई है, ये लिक्विड सॉल्यूशंस का पार्ट है। आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपकी सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। आई होप पढ़ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर हम इक्विलिब्रियम के डिफरेंट टाइप्स की बात करें, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं, तो देयर शुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं, दे कैन बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होगा? होमोजेनस का मतलब है कि जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं जिनके बीच में भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, सबके सब सेम फेज के होने चाहिए। अगर सारे लिक्विड है तो सारे लिक्विड हो, अगर सारे गैस है तो सारे गैस हो, अगर सारे सॉलिड है तो सारे सॉलिड हो, तो उसे कहते हैं हम होमोजेनस इक्विलिब्रियम, ठीक है। हेट्रोजेनस का मतलब होता है जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट फेजेस के होने चाहिए, मतलब उनका फेज डिफरेंट होना चाहिए। कोई एक गैस है तो कोई सॉलिड होगा, मतलब डिफरेंट फेज वाले जो होते हैं वो आपके हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया कहलाते हैं। Equilibrium in which all the reactants and products are in the same physical state. जैसे A गैस है जो आपको B गैस दे रहा है और लेट्स से 2C भी गैस होगा, तो ये क्या होगा? आपका एक होमोजेनस इक्विलिब्रिया होगा, सारे के सारे गैस फेज के अंदर है, ठीक है। वहीं पे अगर हम हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्टेट। मतलब मान लो तुमने बोला A सॉलिड है, फिर उसने हमें B गैस दे दिया और 2C लिक्विड ले लिया। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे डिफरेंट हो, मान लो ये गैस भी है तो भी इट इज नोन एज अ हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजेनस जिसके अंदर एटलीस्ट कुछ फेज में डिफरेंस होगा तो दे विल बी नोन एज हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली कहता क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास में, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे तुमने अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी एक रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा
आपके प्रोडक्ट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो रेट होता है वो हमेशा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मैंने तुम्हें बोला बेटा तुम्हारा रेट ऑफ खर्चा तुम्हारे पास कितना पैसा है उस पर डिपेंड करेगा, तुम क्या चीज ले रहे हो उसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। तुम्हारे पास जितना पैसा होगा तुम उतना खर्चा कर सकते हो। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब ये तुमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक्चुअल में ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता, एक्चुअल में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन हम इस पर्टिकुलर केस में मोस्टली यूनिटरी जो आपकी सिंगल वन स्टेप रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो हम बोल देते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, हाँ जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लो तुम्हारे पास में है 2A जो तुम्हें दे दे रहा है B। ठीक है, ये भी गैस है मान लो और ये भी मैंने मान लो गैस बोल दी। ये आपका R फॉरवर्ड होगा, ये आपका R बैकवर्ड होगा। तो अगर तुम ऊपर वाला लॉ यूज करोगे, हम तो एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, क्योंकि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो R फॉरवर्ड जो होगा वो K फॉरवर्ड, मैम K फॉरवर्ड क्या है, रेट कांस्टेंट है, A की पावर 2 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी रेट बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, B, यानी कि B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1। ठीक है, तो आपका जो R बैकवर्ड है वो किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू K बैकवर्ड इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मुझे पता है दैट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 1 शुड बी इक्वल टू 2। एट इक्विलिब्रियम R फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू R बैकवर्ड, दे बोथ शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब है दैट K फॉरवर्ड इंटू A का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K बैकवर्ड इंटू B पावर 1। यस मैम, अब क्या करना है, K फॉरवर्ड को K बैकवर्ड के साथ डिवाइड कर दो और B की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखो और A की कॉन्सेंट्रेशन को नीचे ले आओ। यहां पर ये है तुम्हारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा ये जो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड होता है, ये जो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड होता है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेगा। ठीक है, हाँ इसको मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं, बट इतना तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ये तुम्हें पता होना चाहिए दैट दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and this is the rate constant of backward reaction। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस चीज को मैं फिर से यूज करूंगी, इसीलिए यहीं तक समझाया है, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे करते हैं, जो कहानी तुमने यहां तक करी थी ये वाली कि R फॉरवर्ड इज इक्वल टू R बैकवर्ड, इसके बाद में जो तुमने ये सब लिखा है, ठीक है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। नहीं, कॉपी कहाँ होता है, आई थिंक यही कॉपी होता है, कॉपी, और हम मुझे थोड़ा ये नहीं यूज करना था तो मैं अपने ही हिसाब से बता देती हूँ। तो हम बोलेंगे दैट अगर आपके पास में जो रिएक्शन थी R फॉरवर्ड जो था वो K इंटू ए K फॉरवर्ड इंटू A का होल स्क्वायर था, और जो आपका R बैकवर्ड था वो K बैकवर्ड इंटू B की पावर 1 था। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। आप सभी को पता है दैट एट इक्विलिब्रियम R फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू R बैकवर्ड, इसका मतलब है K फॉरवर्ड इंटू A का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K बैकवर्ड इंटू B की पावर 1। अब आपको क्या करना है, K फॉरवर्ड को K बैकवर्ड के साथ इस तरीके से लिख देना है, ये आ जाएगा B की पावर 1 अपॉन A की पावर 2, एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम KC से डिनोट करते हैं, K इक्विलिब्रियम से डिनोट कर सकते हो, जिससे तुम्हें डिनोट करना हो तुम कर सकते हो। तो अगर तुमसे कोई बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। एक होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, और एक होता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें
तो इट इज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ आप इसको लिख सकते हैं। कूल, सो दिस इज हाउ आप अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और जनरलाइज्ड वे में तुम्हें सिखाती हूँ। भी मान लो तुम्हें ऐसी कोई रिएक्शन दे दे ए प्लस बी, ये आर फॉरवर्ड है, ये आर बैकवर्ड है, गिव्स यू सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, हाँ, तो आपको वही लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करना है। आपको पता है आर फॉरवर्ड किसके बराबर होगा, के फॉरवर्ड इंटू ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। आर बैकवर्ड किसके बराबर होगा, के बैकवर्ड इंटू सी की पावर सी एंड डी की पावर स्मॉल डी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, एंड यू नो दैट रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। तो इसका मतलब है के फॉरवर्ड इंटू ए की पावर ए बी की पावर बी शुड बी इक्वल टू के बैकवर्ड इंटू बी सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। तो यहां से आ जाएगा के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज इक्वल टू आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। आ रहा समझ? तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला। इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं कि मैं क्या बताऊं। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज यूनिट ऑफ केसी। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करने को आ जाए तो आप केसी की यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हमें पता है दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो होता है या तो वो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है, उससे तो आ नहीं पाएगा। मैं सीधा बोल देती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेज टू द पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जो भी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेज टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो तो मोलैरिटी मोल पर लीटर ही होता है, मोल लीटर इनवर्स, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स होगी, है ना। तो कैन आई से दैट यूनिट ऑफ केसी एक्चुअल में क्या है, मोल लीटर इनवर्स ही है, और इसके रेज टू दी पावर आपको डेल्टा एन लगाना है। अब ये डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन यहां पर है समीशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट। तो बस आपको सिर्फ डेल्टा एन की वैल्यू डालनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर, मतलब इस तरीके से होती है कि मान लो आपके पास में एक कोई रिएक्शन है ए जो आपको बी दे रहा है एंड लेट अस से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। तो तुमसे पूछेंगे कि जब मैं रिएक्शन को उल्टा कर दूं, बी से मान लो ए कर दूं, तो बताओ इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। इफ दिस इज 1 अपॉन K1 देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 1 अपॉन K1। सो बेसिकली अगर आप कभी भी किसी रिएक्शन को उल्टा करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो 1 अपॉन में चला जाता है। सो दिस विल बी 1 अपॉन K1। ठीक है,
यस मैम, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब मान लो कि आपने किसी एक रिएक्शन, मान लो आपके पास में अगेन ऐसे ही रिएक्शन है ए जो तुम्हें बी दे रहा है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अगर मैंने तुमसे पूछा कि इसी रिएक्शन को 2A कर दो और इसको 2B कर दो, तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। अगर आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका उसकी पावर में चला जाता है वो नंबर। सो दिस विल बी K1 की स्क्वायर। ठीक है, कूल, यस। अब मान लो कि आप थर्ड केस करते हैं। मान लो आपके पास में कोई एक रिएक्शन है ए से बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। फिर आपके पास में एक रिएक्शन है विच इज सी से डी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। आपसे पूछा है A प्लस बी C प्लस डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। तो जब भी हम दो रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को ऐड करते हैं, तो आप खुद देखो ना, मतलब मैं तुम्हें ये दिखा भी सकती हूँ, दिस विल बी बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल बी डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका जो भी के डैश आएगा वो किसके बराबर आएगा, सी की कॉन्सेंट्रेशन डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन। ये मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, रिएक्शन मैंने थोड़ी सी उल्टी लिख दिया। आपको मुझे बताना है ए प्लस सी जो तुम्हें बी प्लस डी दे। ठीक है, ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, ठीक है अब सही है। ठीक है, हाँ तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि B अपॉन A है। मैंने फिर गलत लिखा है क्या, हाँ क्योंकि मैंने तो उसके हिसाब से लिख दिया था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से करते हैं। तो जो K डबल डैश होगा वो किसके बराबर होगा, B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू D की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन एंड C की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाली वैल्यू किसके बराबर दिख रही है, B अपॉन डी K1 के, और ये वाली वैल्यू किसके दिखा रही है, K2 के। इसका मतलब है जो K डबल डैश होगा वो किसके बराबर होगा, K1 इंटू K2। तो जब भी हम दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो एक्चुअल में हमें उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड PYQs बहुत ज्यादा आते हैं, सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि तुम PYQs बहुत अच्छे से कर लो इसके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका Kp। अब देखो Kc तो हमें समझ में आ गया कि जब हम कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अगेन एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि ये सिर्फ तभी यूज हो सकता है जब आपके पास में इक्विलिब्रियम में गैसेस होती हैं, क्योंकि हम गैसेस का ही पार्शियल प्रेशर मेजर कर सकते हैं और किसी का हम पार्शियल प्रेशर, गैसेस का हम पार्शियल प्रेशर मेजर करते हैं और किसी का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास में ऐसा कोई है ए गैस जो तुम्हें दे दे 2B गैस प्लस C गैस। ठीक है, यस, तो ये अगर आपको मिल रहा है तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ एक चीज मेरी रह गई बेटा, मेरे दिमाग से निकल गया। जब मैंने तुम्हें Kc बताया था, है ना, तो मैंने तुम्हें बोला था कि अगर आपके पास में मान लो A, मैं बताना चाहती हूँ A सॉलिड है, मान लो 2B एक्वस है मान लो, और यहां से तुम्हें C मिल रहा है जो लेट्स से लिक्विड है। ठीक है, तो आप जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, Kc निकालोगे, तो आप इसको बोलोगे C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। आई वांट टू टेल यू कि प्योर सॉलिड, मतलब जो सॉलिड स्टेट होती है, एंड प्योर लिक्विड, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस हम नहीं लेते, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं उसको हम कांस्टेंट लेते हैं, तो हम जनरली उसको 1 ही लेके चलते हैं, हम उसको इग्नोर ही करते हैं। सो बेसिकली ये और ये आपके आएंगे ही नहीं, तो आपका जो Kc वैल्यू होगा वो सिर्फ 1 अपॉन B की होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये प्योर सॉलिड है और ये प्योर लिक्विड है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हम उसको कांस्टेंट लेते हैं, तो हम उसको यूनिटी लेके काम कर लेते हैं। ठीक है,
अब हम यहाँ पे आ सकते हैं, हमें पता है कि ये जो होगा वो हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो आपका के पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ के पी, क्योंकि मुझे पूरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानना है। तो जो इक्विलिब्रियम केपी होता है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, इट इज ऑलवेज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स में जो गैसेस होती हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स में जो गैसेस होती हैं रेज टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड पार्शियल प्रेशर जो रिएक्टेंट के अंदर गैसेस होती हैं रेज टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि सेम वैसे ही होता है, जहां कॉन्सेंट्रेशन होती है यहां पर प्रेशर होता है। अगली चीज जो तुमसे पूछी जा सकती है दैट इज योर यूनिट ऑफ केपी। केपी की यूनिट क्या होगी मैम? एटमॉस्फेयर में आपको हमेशा प्रेशर लेना है, तो एटमॉस्फेयर होगी और उसकी रेज टू दी पावर फिर से डेल्टा एन जी हो जाएगा। यहां पर डेल्टा एन जी का मतलब क्या है? समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, moles of product gases minus summation of moles of reactant gases, ठीक है। so that is how you can calculate it, ठीक है। देख लो इसको and then we will move forward. चलो नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अगर आपको केसी भी पता है जब हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में निकालते हैं, केपी होता है जब हम प्रोडक्ट्स पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है। आपसे केपी और केसी के बीच का रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है। तो केपी जो होता है वो आप सभी को पता है, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स। चलो मैं तुम्हें पूरा ही करवाती हूँ तभी तुम्हें समझ में आएगा। सो यू हैव, लेट्स से यू हैव ए गैस जो तुम्हें दे देता है 2B गैस, मैं सिर्फ इतना ही लूंगी, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका केपी निकालूंगी तो वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू दी पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू दी पावर 1, ठीक है। अगर मैं इसका केसी निकालूंगी तो केसी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में होता है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर 2 अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर 1, ठीक है, यही होगा। हाँ, आप सभी को अगर आइडियल गैस इक्वेशन याद है तो पीवी जो होता है वो एनआरटी के बराबर होता है, यानी कि पी जो होता है वो एनआरटी बाय वी के बराबर होता है, यही होगा। यस मैम, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। एंड यू ऑल नो दैट कि एन बाई वी जो होता है, ये जो n बाई वी होता है ये एक्चुअल में आपका कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी ही तो होता है। मतलब जिस भी गैस की कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम्हें पता है तो तुम निकाल सकते हो, यानी कि आई कैन से दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। तो कैन आई से दैट केपी जो है वो एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर इंटू टी इस पूरे का होल स्क्वायर है, और ये मैम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी होल की पावर 1 के बराबर होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर केपी को और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, आर टी की पावर 2 अपॉन आर टी की पावर 1 होगा, ठीक है। बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशन सेम ही तो है। सीबी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एक्चुअल में बी ही है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्चुअल में ए ही है, यानी कि मैम ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअल में केसी के बराबर ही है। दिस इज केसी, है ना। तो आई कैन से दैट केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर में, अब ये 2 - 1 है। अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा एनजी क्या होता था? डेल्टा एनजी था समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। यहां पे प्रोडक्ट्स कितने हैं? रिएक्टेंट्स
यही होता था डेल्टा एन जी। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स है, रिएक्टेंट में 1 है, तो 2 - 1, कैन आई से दैट दिस इज डेल्टा एन जी। So this is your relationship between Kp and Kc. Kp is equal to Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। Kp is equal to Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। So that's how you can do it. ठीक है, बस आपको इसमें कुछ चीजें याद रखनी है कि R की वैल्यू जो है वो आप क्या यूज करोगे, क्योंकि आप R प्रेशर को तुम एटमॉस्फेयर में ले रहे हो तो तुम्हें R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल लेनी पड़ेगी, और टेम्परेचर को तुम हमेशा केल्विन में लोगे, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते, इसको हमेशा केल्विन में लेना होता है। बाकी सारी चीजें तुम्हें क्वेश्चन में दी होंगी तो तुम उसके हिसाब से इसको कर सकते हो। ठीक है, वो तो था नॉर्मल केपी और केसी का रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो तुमसे पूछा जा सकता है वो ये भी हो सकता है कि केपी और केसी का लॉग रिलेशनशिप बताओ, मतलब तुम्हें लॉग निकालना आना चाहिए। इसके लिए तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे वी नो दैट केपी जो होता है वो केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी होता है। तो अगर मैं दोनों साइड लॉग लूं, अगर मैं दोनों साइड लॉग लूं तो इट विल बी लॉग केपी इज इक्वल टू लॉग ऑफ केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो दिस विल बी लॉग ऑफ केपी इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बेटा a इंटू बी है तुम्हारे लिए, ये a है और ये b है, तो log ऑफ a इंटू बी की आइडेंटिटी होती है log a प्लस log b। तो इसका मतलब है दिस विल बी log a यानी कि log kc प्लस log ऑफ rt की पावर में डेल्टा एन जी। ठीक है, मैं बता भी देती हूं, यहां पे हमने यूज किया है आइडेंटिटी log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। यहां पे मैं log 10 लेके चल रही हूँ। ठीक है, नेचुरल लॉग नहीं लिया, मैं log बेस 10 लेके चल रही हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि 2.303 से 2.303 वैसे ही कैंसिल हो जाता, तो ये आ गया। इसके बाद में हम बोल सकते हैं दैट log kp इज इक्वल टू log kc प्लस, जब कोई चीज पावर में होती है तो वो आगे आ जाती है, यानी कि डेल्टा एन जी लॉग ऑफ r इंटू टी। यहां मैंने कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, log ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू x log a। ठीक है, तो log ऑफ kp इज इक्वल टू log ऑफ kc प्लस डेल्टा एन जी log ऑफ r t। अब या तो तुमसे इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर इसका ग्राफ बना के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर तुम देखोगे तो ये y इज इक्वल टू सी प्लस एम और x, ये आपका प्लॉट आ रहा है। इसका प्लॉट अगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। यहां पे आ जाएगा y एक्सिस पे log kp, यहां आ जाएगा log ऑफ rt। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, अगर तुम देखो तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप अब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि तुम्हारा ये क्या है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इंटरसेप्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी योर स्लोप। अब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसा भी होगा उसके हिसाब से तुम्हारा ग्राफ आएगा। लेट अस अज्यूम कि पॉजिटिव है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा तो तुम्हारा ग्राफ अलग आ जाएगा, तो उसके हिसाब से तुम अपना ग्राफ बना सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं करा चुकी हूं। क्लास में, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, अगर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, और मैं अगर आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर का अगर वन शॉट नहीं देखा है तो डेफिनेटली वन शॉट देखना, क्योंकि मैं जितने भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको मैं
उस वन शॉट में करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें टॉपिक्स बता सकती हूँ, ये बता सकती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें क्या सोचना है, क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बट देन अगेन आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वन शॉट जरूर देखना। तो प्रैक्टिस फ्रॉम वन शॉट, आप वन शॉट से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। When information at equilibrium is given, अब मान लो तुम्हें इक्विलिब्रियम के ऊपर ही इंफॉर्मेशन दी है, मतलब मान लो तुम्हें ये बोल दिया, सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं कि A ऑफ गैस है, फिर तुम्हारे पास 2B ऑफ मान लो गैस ही है, और तुम्हें बोल दिया कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके 2 मोल्स हैं और इसके 4 मोल्स हैं, ठीक है। ये तुम्हें बोल दिया और तुम्हें बोला है कि बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो बहुत आसान है, मतलब अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम इंफॉर्मेशन दी हुई है, इक्विलिब्रियम पे दी हुई है, तो यू नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है उसका होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू द पावर में आ जाता है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें पता होंगी तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, कि जो तुम्हारा केसी होता है ना बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। एक्चुअल में तुम्हारा केसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सो केसी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड सेकेंड इज नेचर ऑफ रिएक्शन। आपकी रिएक्शन का नेचर क्या है, इन 2 चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैंने इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करा, अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करूंगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी बदल जाएगी। मतलब कि केसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, केसी कांस्टेंट रहता है जब तक एक टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हो और आप रिएक्शन का नेचर नहीं चेंज कर रहे हो, तब तक ये चीज आपकी चेंज नहीं होगी। इसका कहने का मतलब है दैट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन देन केसी विल बी कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज एट ऑल। तुम कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी चेंज कर दो वो इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। केसी ही नहीं, मतलब अगर तुम जानना चाहते हो तो केपी के भी ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और किसी चीज पे नहीं डिपेंड करते। यस, एक और होता है विच इज योर नेचर, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वही पता होना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास में एक रिएक्शन है, ए गैस जो तुम्हें दे रही है बी ऑफ गैस। मैं बहुत आसान तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, या फिर इसको बना देते हैं 2 क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है। अगर मैं केसी कैलकुलेट करूंगी तो मैं बोलूंगी बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है रेज टू द पावर 2, ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है रेज टू द पावर 1। ये है मेरा केसी, ठीक है। इट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम। आप इसको सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर ही कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसको ऐसे रैंडम किसी भी पॉइंट पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। इट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यस। लेकिन रिएक्शन कोशेंट को हम QC से डिनोट करते हैं या Q से भी कर देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी सेम ही होता है, B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, A की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये आपका सिर्फ एक पॉइंट पे यानी कि इक्विलिब्रियम पे, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा आप सिर्फ तब कैलकुलेट कर सकते हो। पर QC का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, बट इट कैन बी कैलकुलेटेड at any point of time। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप ये रेशियो लेते हो तो उसको हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम पे आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, यानी कि एट इक्विलिब्रियम QC इज इक्वल टू KC। उसके अलावा QC आप अलग अलग से कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिखाती हूं कि इसका यूज कैसे करते हैं। मान लो मैंने तुम्हें कोई एक रिएक्शन दी, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और मैंने तुम्हें बता दिया कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। तो अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो तुम उसका रिएक्शन कोशेंट निकाल सकते हो।
ठीक है, तुमने उसका रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाला। अब तुम रिएक्शन कोएफिशिएंट को और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करके समझ सकते हो कि तुम्हारी रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी। इसका मैं तुम्हें फंडा समझाती हूँ, ये समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैम क्यूसी के लिए 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। अब क्यूसी के लिए 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि जो क्यूसी हो वो केसी के बराबर हो। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि क्यूसी जो है वो केसी के बराबर है। ठीक है, अगर मतलब तुम्हारे लिए, अगर तुम ये लगाना भी चाहते हो तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्यूसी जो है वो केसी के बराबर है, यानी कि इट इज एट इक्विलिब्रियम। आपकी रिएक्शन फिर इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे है, तो आपकी रिएक्शन को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, ओके। काफी टेढ़ी लाइन लगी है यार ये तो। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैम आपके पास में ए गैस हो जिससे बी गैस मिल रहा हो। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्यूसी है वो केसी से कम है। ठीक है, अगर आपका क्यूसी जो है वो केसी से कम है, मैंने तुम्हें बोला ना सारी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम की तरफ ही भागना चाहती है, मतलब हर कोई अपनी क्यूसी की वैल्यू को केसी के बराबर करना चाहता है, जैसे कर सके वैसे करेगा। तो अगर क्यूसी की वैल्यू कम है केसी से, इसका मतलब है कि क्यूसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, ऐसे लिख दो बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। इसको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही बना देती हूँ। है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब मैम अगर हम ध्यान से देखें तो क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है तो क्यूसी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा, यानी कि वो चाहता है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो अगर क्यूसी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, इसका मतलब है ऐसा होगा, इंक्रीज करना चाहता है। अब तुम इस एरो से ही समझ जाओगे कि तुम्हारी रिएक्शन कौन सी तरफ होगी, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स, या फिर आप ऐसा बोल दो शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझ आ जाएगा कि मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो आगे की तरफ होगी, ताकि जो क्यूसी है वो केसी के बराबर हो सके। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगला वाला तुम्हें खुद करना है। मान लो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है और तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, एंड दिस टाइम क्यूसी इज मोर देन केसी। ट्राई करो इसको, चलो। QC is more than KC. तो अगर QC इज मोर देन KC है तो QC का बराबर मतलब होगा प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। इस बार QC जो है उसकी वैल्यू क्या है भाई, ज्यादा है, तो वो KC के इक्वल होने के लिए अपनी वैल्यू को कम करना चाहता है। अगर वो कम करना चाहता है तो वो अपनी वैल्यू को कम करना चाहेगा, तो कम करना चाहेगा, तुम्हें डायरेक्शन मिल गई प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इसका मतलब है अगर ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था तो इस बार तुम्हारी बैकवर्ड होगी, तो आप बोलोगे शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड।
तो तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यूसी की वैल्यू देके और केसी की वैल्यू देके तुम्हारी रिएक्शन आगे की तरफ होगी कि पीछे की तरफ होगी। तो आपको ये सारी कहानी यूज करनी है एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है बेटा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम शिफ्ट। मतलब कि अब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम का शिफ्ट होगा। पहले एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, फिर तुम उसमें कुछ डिस्टर्बेंस कॉज करोगे, फिर तुम उसका क्यूसी निकालोगे, फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी उसके हिसाब से। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मैं कोशिश कर सकती हूँ तुम्हें इसे रिवाइज करवाने की, बट इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगी दैट यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से फ्रॉम वन शॉट, क्योंकि इसके अंदर हम वन शॉट से ही सारी चीजें समझ सकते हैं। बिना वन शॉट के यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि मान लो तुम्हारे पास में पहले एक केसी वैल्यू होगी। तुम्हें पता है कि केसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है एट फिक्स्ड टेम्परेचर। अगर तुम्हारा एक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सेम ही रहेगा। अब तुमने इक्विलिब्रियम को खराब कर दिया, तुमने कुछ चेंज किया और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो तुम क्यूसी कैलकुलेट करोगे। क्यूसी कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। या तो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, डिपेंडिंग ऑन क्यूसी और केसी की वैल्यू क्या है। अब क्यूसी और केसी की वैल्यू को देख के फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी तुम्हें पता लगेगा, और फिर उसके हिसाब से तुम चेंज करोगे, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से, स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से रिएक्शन को लिखोगे। फिर जो तुम्हारा नया केसी डैश बनेगा एक्चुअल में वो केसी के बराबर ही तो होगा, तो जो भी तुम इसके अंदर एक्स वाली वैल्यू पुट करोगे वो इस केसी की वैल्यू के इक्वल पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये वो बात है जो उन बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने ये टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। उन्हें तो समझ में आ जाएगा कि मैम क्या बोलने की कोशिश कर रही है, मैम किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। बट अगर तुमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हुए तो तुम्हें नहीं समझ आएगा। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि जिस भी बच्चे ने वन शॉट नहीं देखा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस एक बार भी नहीं करे हैं, उसको फॉर श्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओनली देन ही और शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है ली शैटलियर प्रिंसिपल। अब बेटा हर बार क्यूसी की वैल्यू निकाल के रिएक्शन की डायरेक्शन देखना ना बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, या फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि भाई हर बार मैं क्यूसी निकालूं फिर मैं उसको केसी से रिलेट करूं, इट इज टू टाइम कंज्यूमिंग। तो हमको कुछ ना कुछ और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड सम सोल्यूशन टू इट। तो बेसिकली कहते क्या है कि मान लो तुम्हारे पास में ए गैस है, ठीक है, फिर मान लो तुम्हारे पास में बी गैस है प्लस तुम्हारे पास में 2C गैस है। इस तरीके से तुम्हारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो तुम ऐसे सोचो कि मान लो कि तुम ना एकदम परफेक्ट ऐसे बैठे हो अपने घर पे, टीवी देख रहे हो, ठीक है, तुमने अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट ला रखी है, तुमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, यहाँ पे तुमने चिप्स कुरकुरे सब रखे हुए हैं, तुमने टीवी चलाया, तुम्हारा भाई आया और तुम्हारे भाई ने टीवी को बंद कर दिया। ठीक है, तो उसने तुम्हारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि वो जो मोस्ट स्टेबल स्टेट थी, टीवी चलना खाना पीना सब पड़ा है, दैट वाज योर मोस्ट स्टेबल स्टेट, पर तुम्हारे भाई ने आके सब खराब कर दिया, तुम्हारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। अब तुम क्या चाहोगे, तुम वापस से अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहोगे, तुम वापस से टीवी को चलाओगे। हाँ, इसमें तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन स्टिल तुम वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही आना चाहोगे। तो वही चीज होती है कि बेटा इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता है ना, तो इक्विलिब्रियम वापस से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहता है, और ऐसे में वो ये देखता है कि भाई मैं डिस्टर्ब किस रीजन से हुआ था, मेरे रिएक्टेंट को कम करा था, मेरे रिएक्टेंट को ज्यादा करा था, मेरे प्रोडक्ट को कम किया था, क्या किया था, जो भी चेंज करके तुमने उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है, ली शैटलियर कहता है कि इक्विलिब्रियम उस चेंज का उल्टा करेगा ताकि तुम्हारे एफर्ट को नलिफाई कर सके। इसका मतलब क्या है, मान लो तुमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया रिएक्टेंट की अमाउंट को कम करके, तुमने क्या किया, थोड़ा सा रिएक्टेंट निकाल दिया, तो तुमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, तुमने रिएक्टेंट को कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाएगा जहां पे रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ जाए।
अब रिएक्टेंट की अमाउंट कब बढ़ेगी? जब मैम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरह हो, जब रिएक्टेंट बन रहा हो, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्टेंट बन रहा होता है ना, तो फिर आपका इस तरीके से देखा जाता है। तो ली शैटलर क्या कहता है दैट इफ एक्सटर्नल चेंजेस मेड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कोई एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे है और तुमने एक्सटर्नल कोई चेंज किया, द सिस्टम वुड रीएडजस्ट इटसेल्फ, वो अपने आप को फिर से रीएडजस्ट करेगा उस चेंज के बाद में, एंड रिस्पॉन्ड इन सच अ मैनर, और इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा कि जो चेंज तुमने करा है वो उसको पार्शियली नलिफाई कर दे या फिर उसको ओपोज करे। तुम जो करना चाहोगे वो उसका उल्टा करना चाहेगा, एंड दिस इज नोन एज ली शैटलर प्रिंसिपल, एंड दिस इज नोन एज ली शैटलर प्रिंसिपल। ठीक है मैम, थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। चलो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मैंने जो तुम्हें बोला, मान लो मैं रिएक्टेंट की अमाउंट को कम करने की कोशिश करती हूँ, मैं रिएक्टेंट निकाल लेती हूँ, तो ली शैटलर ये सोचेगा अच्छा तुम रिएक्टेंट को कम करना चाहते हो, ठीक है मैं रिएक्टेंट को बढ़ाऊंगा। और मैं रिएक्टेंट को कैसे बढ़ा सकता हूं? अगर मेरी रिएक्शन पीछे की तरफ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ली शैटलर, इससे तुम्हें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि तुम्हारी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, थोड़ा और सोचो। मान लो कि तुम सोचते हो कि यार रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ा देता हूं, मतलब और ज्यादा रिएक्टेंट डाल देता हूं और फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करता हूं। अगर तुम और ज्यादा रिएक्टेंट डाल के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम सोचेगा अच्छा तुम रिएक्टेंट को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है मैं रिएक्टेंट को कम करूंगा। रिएक्टेंट कम कब होता है? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और सोचो, मान लो कि तुम सोचते हो कि यार मैं ना प्रोडक्ट को कम कर देता हूं, कोई भी प्रोडक्ट को कम कर सकते हो, बी को, सी को, जिसको कम करना है। मान लो तुमने सी को कम कर दिया, तो अगर तुम सी को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम सोचेगा अच्छा तुम सी को कम करना चाहते हो, ठीक है मैं सी को बढ़ा दूंगा। तो वो सी को बढ़ा कैसे सकता है? जब ये प्रोडक्ट बनी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारी रिएक्शन होगी। सिमिलरली मान लो तुमने सोचा कि मैं ना सी और ज्यादा डाल देता हूं, मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हूं प्रोडक्ट और ज्यादा डाल के, तो वो सोचेगा अच्छा तुम प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है मैं प्रोडक्ट को कम करूंगा। तो वो प्रोडक्ट को कम कैसे कर सकते हैं? जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह यूज हो, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। सो दिस इज हाउ आप ली शैटलर को भी यूज करके रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। बट देयर इज अ कंडीशन, और वो कंडीशन सिर्फ ये है कि भाई एक चेंज अगर कर रहे हो, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही चेंज कर रहे हो, या तो रिएक्टेंट को कम कर रहे हो या रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, या प्रोडक्ट को कम कर रहे हो या प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो, मतलब एक चेंज अगर कर रहे हो तो ली शैटलर प्रिंसिपल लगा सकते हो। पर अगर दो अपोजिंग चेंजेस कर रहे हो, मतलब रिएक्टेंट को भी कम कर रहे हो प्रोडक्ट को भी कम कर रहे हो, अगर दो चेंज एक साथ कर रहे हो तो फिर तुम ली शैटलर नहीं लगा पाओगे, फिर तुमको रिएक्शन कोशेंट निकाल के ही अपना आंसर निकालना पड़ेगा। फिर तुम्हें रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करके, रिलेट करके ही अपनी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। बट फॉर अ सिंगल चेंज यू कैन डेफिनेटली यूज दिस। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपके अल्फा को इन्वॉल्व करती है। मतलब अल्फा क्या होता है पहले तो तुम्हें वो पता होना चाहिए। अल्फा जो होता है दैट इज योर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब अल्फा आपको ये बताता है कि किस हद तक तुम्हारी रिएक्शन जो है वो हुई है, विच एक्सटेंट तक तुम्हारी रिएक्शन हुई है, वो अल्फा होता है। ठीक है, अगर हम अल्फा के फॉर्मूला की बात करें, मतलब व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा इज मोल्स रिएक्टेड upon moles initially taken. मोल्स रिएक्टेड अपॉन मोल्स इनिशियली टेकन, आपने शुरू में कितने मोल्स लिए थे आप उस तरीके से अल्फा निकाल सकते हो। ठीक है, ओके अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जनरली जब हम इनिशियली रिएक्शंस में एक ही मोल लेते हैं, जब हम एक मोल से शुरू करते हैं, मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, जैसे है A of gas which gives me 2B of gas plus C of gas, ठीक है, और मैंने T is equal to 0 टाइम पे इसका एक मोल लिया, तो ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं T is equal to T टाइम पे जहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसमें से मान लो अल्फा मोल्स लिया, जब तुम इनिशियल मोल्स 1 लेते हो तो तुम यहाँ पे अल्फा ले सकते हो डायरेक्टली। ठीक है,
तो अगर तुम 1 में से अल्फा मोल्स कम करोगे तो जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 2 मोल बनता है, तो ये 2 अल्फा मोल बना होगा। जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल बनता है, तो ये अल्फा मोल बना होगा। तो इक्विलिब्रियम पे तुम इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अल्फा को कैसे यूज करना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं तुम्हें इसमें अल्फा बता भी सकती हूँ भी। मान लो ए गैस है जो तुम्हें 2b गैस दे रहा है, या फिर सिंपल बी गैस ही ले लो, समझाने में इजी होगा। इनिशियली लेट्स से तुम्हारे पास ए मोल थे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इनिशियली तुम्हारे पास ए मोल्स थे, तो ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर मान लो t इज इक्वल टू टी टाइम पे, जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला टाइम है, इस टाइम पे ए में से कुछ x मोल्स रिएक्ट कर गए, ठीक है। तो मैम ऑब्वियसली यहाँ पे x मोल्स बने होंगे, जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो 1 मोल बनता है, ये समझ में आता है, ठीक है मैम। हमें पता है अल्फा क्या होता है, मोल्स रिएक्टेड, कितने मोल्स ने रिएक्ट करा, x मोल्स ने रिएक्ट करा, ठीक है। और इनिशियली तुमने कितने मोल्स लिए थे, शुरू में तुमने a मोल्स लिए थे, तो तुम्हारी यहां पर जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, a अल्फा के बराबर आ गई, ठीक है, a अल्फा के बराबर आ गई, ठीक है। आगे बात समझ, यस। तो आप अगर x की वैल्यू यहाँ पे a अल्फा और a अल्फा डालोगे ना तो भी तुम्हारी कहानी वही सेम ही आएगी। तो अगर हम कभी भी इनिशियली 1 मोल लेते हैं तो हम डायरेक्टली अल्फा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब तुम्हारे इनिशियल मोल्स 1 हो। अगर इनिशियल मोल्स 2, 3, 4 कोई भी और नंबर होगा बेटा तो तुम डायरेक्टली अल्फा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोजेनस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली अगर हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम हो तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बट अगेन कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ सकते हैं। सो यू विल हैव टू गो थ्रू वन शॉट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो हो वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। आवाज आ रही है, एकदम क्लियर है। चलो भाई अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल की। स्टार्टिंग में भी तुम्हें बताया था मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कि ली शैटलियर प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है बिना कोई कैलकुलेशन करे। अगर कोई एक चेंज है तो आप उससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। अब ये किस फंडे पर डिपेंड करता है कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो। अब इक्विलिब्रियम ना बहुत सारे रीजन से डिस्टर्ब हो सकता है। क्या क्या रीजंस है वो हमें सीखने हैं, ठीक है। तो इफ एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन के अंदर जिसके अंदर इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस जो होती है वो कैंसिल आउट हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंज कर दो तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। आप प्रेशर में चेंज करोगे अगर किसी तरह से, वो मैं समझाऊंगी कैसे, तो अगर प्रेशर में चेंज आता है तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। वॉल्यूम में चेंज आता है तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। और आप अगर कैटलिस्ट ऐड कर देते हो तो भी आपका इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ओके तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है तो जैसे कि आपके पास में रिएक्टेंट है और आपके पास में प्रोडक्ट है। अभी अभी सीख के आए थे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो तुम्हें सबसे इजी वाला पार्ट दिखाया था वो यही था कि मान लो रिएक्टेंट ऐड करा तो इक्विलिब्रियम को लगेगा अच्छा रिएक्टेंट को ऐड करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, ठीक है। अगर तुमने प्रोडक्ट को ऐड करा तो सोचेगा अच्छा प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है मैं प्रोडक्ट को कम करूंगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। अगर तुमने रिएक्टेंट को निकालने की कोशिश करी तो वो सोचेगा अच्छा रिएक्टेंट को कम कर रहे हो तो मैं रिएक्टेंट को बढ़ाऊंगा। रिएक्टेंट को बढ़ाऊंगा कैसे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को करके। सिमिलरली मान लो तुमने बोला कि मैं प्रोडक्ट को बाहर निकालूंगा। अगर तुम प्रोडक्ट को बाहर निकालोगे तो वो सोचेगा ठीक है मैं प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा। प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा कैसे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करके। तो कॉन्सेंट्रेशन वाला सबसे आसान होता है।
इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि तुम्हें ना रिएक्टेंट का कलर बता देंगे, जैसे रिएक्टेंट का कलर रेड है और प्रोडक्ट का कलर येलो है, तो तुम्हें बोलेंगे कि अगर हमने इसमें ये वाला रिएक्टेंट डाला तो बताओ रेड कलर डार्क हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और ली शैटलियर से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो तुम डेफिनेटली इसको अच्छे से समझ सकते हो। तुम्हारे लिए काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है और सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है ली शैटलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंज इन प्रेशर चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। अब मान लो तुम्हारे पास में कोई एक इक्विलिब्रियम है जिसमें तुमने प्रेशर या फिर वॉल्यूम को चेंज कर दिया। तो मान लो तुम्हारे पास में है ए गैस जो तुम्हें दे दे रहा है 2B गैस। ठीक है, ओके। अब until and unless तुमको बताया नहीं हुआ, you always have to understand कि हर एक रिएक्शन जो होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही होती है। until and unless तुम्हें बताया नहीं हुआ। और इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो रहा है मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो तुम समझ पा रहे हो कि वो क्लोज्ड कंटेनर में होगी। अगर क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट होते हैं। इसके अलावा मैम आर तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, तो हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसमें एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी कम वॉल्यूम, जितना दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तुम ली शैटलियर के हिसाब से ही सोचो, अगर तुमने मान लो प्रेशर को कम करने की कोशिश करी, ठीक है, तुम प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ली शैटलियर के हिसाब से इक्विलिब्रियम क्या सोचेगा कि ठीक है तुम अगर प्रेशर को कम करना चाहते हो तो मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा और मैं उस डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाता हूं जहां पर ज्यादा प्रेशर हो। ज्यादा प्रेशर कहां होगा? जहां पे गैसेस के ज्यादा मोल्स होंगे, है ना। तो इसमें हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं कह सकते। तो हम जब भी प्रेशर को कम करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो उस साइड जाता है जहां पर ज्यादा मोल्स ऑफ गैस होते हैं। तो हम बोलेंगे इफ वी डिक्रीज द प्रेशर देन शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर मोल्स ऑफ गैस। जिधर ज्यादा मोल्स ऑफ गैस होंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम डेफिनेटली ज्यादा होगी, यानी कि अगर आपको वॉल्यूम चेंज का बता दे ज्यादा वॉल्यूम, तो तुम ये सोच लेना अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं मतलब मैं प्रेशर को कम कर रहा हूं। अगर मैं प्रेशर को कम कर रहा हूं मतलब उस डायरेक्शन में जाएगा जहां ज्यादा मोल्स ऑफ गैस होंगे। उल्टा केस देखो, अगर मान लो तुम वॉल्यूम को कम कर रहे हो, अगर तुम वॉल्यूम को कम कर रहे हो डेफिनेटली तुम प्रेशर को बढ़ा रहे हो, या फिर तुम्हें डायरेक्टली बोल दिया कि तुम प्रेशर को बढ़ा रहे हो। तो अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम को लगेगा अच्छा तू तो प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं प्रेशर को कम करता हूं। प्रेशर कम कहां होगा? जिधर लेस मोल्स ऑफ गैस होंगे। तो यहां पर शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स लेस मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो ये दोनों केसेस ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अच्छे से समझो क्योंकि अगला टॉपिक भी प्रेशर से ही रिलेटेड है। चलो हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, ये बताने से अच्छा है कि पहले मैं तुम्हें समझा दूं। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो बेटा कि आपके पास में ऐसे एक क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि हमेशा क्लोज्ड कंटेनर ही होता है। मान लो तुम्हारे पास ऐसे एक ए गैस है और यहाँ पे तुम्हारे पास में 2B गैस है। ये इक्विलिब्रियम पे है, क्लोज्ड कंटेनर है, इक्विलिब्रियम पे है। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे इसका 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और इसका 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अगर कंटेनर है तो इस कंटेनर के अंदर सिर्फ यही 2 गैसेस है, तो इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा मैम? जो कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा वो 4 + 5 6 एटमॉस्फेयर होगा, है ना, यही हो सकता है। अब जब हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो इनर्ट गैस जो होती है वो 2 अलग अलग कंडीशंस में ऐड हो सकती है। मतलब 2 अलग अलग कंडीशंस होती हैं और वो 2 अलग अलग कंडीशंस क्या होती हैं? फर्स्ट कंडीशन होती है इनर्ट गैस
add inert gas at constant volume। आप या तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में इनर्ट गैस ऐड कर सकते हो, या फिर आपका दूसरा केस होता है ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ ना समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जनरली कोई टीचर समझाता नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए बोलते हैं, तो मैं समझाना चाहती हूँ। तो अगर मैम हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें पता है कि टोटल प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर है। अब हमने एक इनर्ट गैस कौन सी होती है? इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं है नियॉन, आर्गन, ये वाली ऐसी गैस जो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के साथ रिएक्ट ना करे। कोई भी ऐसी गैस जो इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगी वो एक इनर्ट गैस होगी। ठीक है, तो इनर्ट गैस का मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब मान लो कि मैंने इनर्ट गैस ऐड करी कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस पे यहां पर एक इनर्ट गैस ऐड करती हूँ, यहां पर एक इनर्ट गैस ऐड करती हूँ, तो उस इनर्ट गैस का भी तो कुछ प्रेशर होगा। लेट अस से उसका इनर्ट गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो मैम इस कंटेनर के अंदर वो इनर्ट गैस रिएक्ट तो करेगी नहीं, तो यानी कि इनके इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, चुपचाप यहाँ पे बैठी रहेगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाँ मेरा टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? मैम आपका प्रेशर PA प्लस PB प्लस इनर्ट गैस के प्रेशर के बराबर होगा। मैं इसको वहां लिखती हूँ, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो PA प्लस PB प्लस इनर्ट गैस के प्रेशर के बराबर होगा। हाँ, तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो 2 + 4 + 1 यानी कि 7 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये इनर्ट गैस इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ही नहीं करेगी। तो जब आप इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो तो आप बोलते हो नो चेंज। इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ही नहीं करती है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे। ठीक है, लेकिन अब तुम सोचो कि तुम इनर्ट गैस ऐड करते हो जब कंडीशन होती है कांस्टेंट प्रेशर की। अब अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने ये इनर्ट गैस यहां पर ऐड करी 1 एटमॉस्फेयर की, तो तुम्हारा जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? PA प्लस PB प्लस इनर्ट गैस के प्रेशर के बराबर होगा। हाँ, अब मैम कंडीशन ये है कि कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू 6 ही रहनी चाहिए। दिस कैन नॉट चेंज। तो अगर ये वैल्यू 6 ही रहनी चाहिए और इनर्ट गैस का प्रेशर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ मैम कि ये जो दो गैसेस आपस में इक्विलिब्रियम में थी, जिनका टोटल प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर आ रहा था, इन दोनों को मिला के अपने प्रेशर को 5 करना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू 6 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यस ये इनर्ट गैस इनके साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती, बट बिकॉज ऑफ दी कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन ये इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगी। और अगर ये इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी तो उसका मतलब बेसिकली इस इक्विलिब्रियम का प्रेशर तो कम हो गया ना 5, तो ये अपने प्रेशर को चेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? इस रिएक्शन को क्या लग रहा है कि भाई मेरे प्रेशर को कम करने की कोशिश की है। तो जब भी आप इनर्ट गैस ऐड करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपका जो शिफ्ट होगा इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स मोर मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि इक्विलिब्रियम को तो यही लग रहा है ना कि तुमने मेरे प्रेशर को कम करने की कोशिश करी है, तो मैं तो अपने प्रेशर को बढ़ाऊंगा। और मैं अपने प्रेशर को कैसे बढ़ा सकता हूं? जिधर ज्यादा मोल्स ऑफ गैस है उस तरफ जाके। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस तरफ ज्यादा मोल्स ऑफ गैस होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब हम ये बात पढ़ लेते हैं। एनी गैस दैट डज नॉट रिएक्ट विद इक्विलिब्रियम system can be considered to be inert gas। जरूरी नहीं है आर्गन नियॉन ही हो। When inert gas is added, it increases the total number of moles of the gas at the equilibrium। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने तुम्हें दोनों का समझा दिया है। इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, समझ में भी आ गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर हो गया। देखो यही दो कंडीशंस थी, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, ये मैं करा चुकी हूं तुम्हें। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हाँ अब
टेम्परेचर का इफेक्ट सीखने के लिए आपको सबसे पहले दो चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो हम दोनों केसेस लेके चलते हैं। लेट्स टेक केस 1। मान लो कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है आपके डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है कि हीट जो है वो बाहर दी जा रही है। अगर बेटा कभी भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है ना, तो हम इक्विलिब्रियम ऐसे लिखते हैं, A ऑफ गैस will give me 2B of gas plus heat। क्योंकि मैम हीट तो बाहर दी जा रही है, तो आप हीट को Q की फॉर्म में ऐसे प्रोडक्ट वाली साइड लिखोगे, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसे केस में टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर मेरी इक्विलिब्रियम रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो इक्विलिब्रियम ये सोचेगा कि अच्छा तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है तुम एक तरीके से हीट को बढ़ा रहे हो। तो ली शैटलर के हिसाब से उसे लगेगा कि तुम प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर तुम प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट को कम करेगा। इसका मतलब है तुम्हारी रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। तो इस केस में तुम्हारी रिएक्शन पीछे की तरफ चली जाएगी। सिमिलरली मान लो तुमने टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करी। अगर तुम टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करोगे तो इक्विलिब्रियम सोचेगा कि ठीक है तुम हीट को कम करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम हीट को कम कर रहे हो मतलब तुम प्रोडक्ट को कम कर रहे हो, तो मैं प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा। मैं प्रोडक्ट को कैसे बढ़ा सकता हूं, आगे की तरफ रिएक्शन लेके जाऊंगा, तो यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। अगर ये समझ में आ गया तो केस 2 तुम्हें ही करना है। केस 2 इज एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी इसका मतलब है A ऑफ गैस गिव्स 2B ऑफ गैस, और इस बार जो हीट होगी वो आपके रिएक्टेंट वाली साइड होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। तो आपको वही दोनों केसेस करने हैं, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज, उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। बताओ। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। मान लो मैम हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है हम हीट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम सोचेगा कि अच्छा तुम हीट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम हीट को बढ़ा रहे हो मतलब तुम रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, तो मैं उसको कम करूंगा, इसका मतलब है तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा हीट भी कम होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा हीट कम होगा तो इक्विलिब्रियम सोचेगा कि अच्छा तुम रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं रिएक्टेंट को बढ़ाता हूं, यानी कि आपकी रिएक्शन बैकवर्ड होगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, यू विल हैव टू सी कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब अगर हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो बेटा कैटलिस्ट जो होता है ना वो बहुत ही मतलब कैटलिस्ट कोई भेदभाव नहीं करता। कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को जितना चेंज करता है बैकवर्ड रिएक्शन को भी उतना ही चेंज करता है। तो इसका मतलब है ओवरऑल अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट आपके इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि मैम मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड होता है, तो ये फॉरवर्ड रेट को जितना बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड रेट को बढ़ाएगा। तो ओवरऑल जो ऑर्डर है वो आपका सेम ही रहता है, रेशियो आपका सेम ही रहता है, इसीलिए कोई भी चेंज जो है वो आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
एंड दैट इज ऑल फॉर योर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। कॉन्सेप्ट चार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज कंप्लीटेड। आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं, तो फिर मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल मेक ऑल द चैप्टर्स कॉन्सेप्ट चार्ट। सो आई वॉन्ट यू टू गिव मी योर जेन्युइन फीडबैक, बिकॉज बेटा इसके लिए थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। पूरे चैप्टर को पहले पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ता है और फिर आपके लिए अलग से इस चीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो आई रियली वॉन्ट कि आप मुझे अपने ऑनेस्ट रिव्यूज जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें, एंड आई होप दे आर हेल्पिंग यू। एंड हमारी लाइव क्लासेस जो हैं वो भी चल रही हैं एट 7 PM, सो मेक श्योर कि आप क्लासेस डेफिनेटली अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो या दैट इज ऑल फॉर टुडे। ऑल्सो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि यार मुझे ना प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, क्योंकि प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं 15,000 प्लस क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस, एंड आपको सारे ऑनगोइंग बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। एंड बच्चे ये जो प्राइस है 4499, ये सिर्फ एक महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, ये पूरे साल का प्राइस है। यानी कि आपको एक बैच के प्राइस में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें सारे टीचर्स के लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के टीचर से अपना बैच बना सकते हो। तुम्हारे पे इंपोज नहीं किया जाएगा कि भाई तुम्हें इन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ेगा जैसे बाकी सब जगहों पे होता है। सो मेक श्योर कि आप ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो ले रहे हैं बेटा, क्योंकि 4499 प्राइस अभी लोवेस्ट है, इससे नीचे पहले कभी हुआ नहीं है, एंड आगे इसका प्राइस बढ़ेगा ही। सो मेक श्योर कि आप अपने पूरे साल की सब्सक्रिप्शन अभी ले रहे हैं, एंड यू हैव टू यूज कोड AC5, उससे आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप AC5 कोड यूज करते हैं तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में आते हैं, जहां पर मैं खुद बच्चों के डाउट सॉल्व करती हूं। मैं बच्चों के साथ जूम कॉल के थ्रू पूरा साल कनेक्टेड रहती हूँ। टाइम टू टाइम जूम कॉल सेशंस होते हैं। स्टडी मटेरियल जो है वो बच्चों को मिलता है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे मेरे इस बैच के अंदर हैं, बट मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ये एक्सेस दे पाती हूँ, इसीलिए आपको कोड यूज करना है AC5, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन यू कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।